अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं, ठीक ठाक मज़े में। मेरा नाम रोहानुल हक है और आज हम लोग इंग्लिश हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो स्कूल टाइम से लेके अब तक समझ नहीं आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेजेस एंड क्लॉज की, जिसमें से फ्रेज जो है वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस वाले टॉपिक के साथ इन डिटेल। लेकिन आज भी हम उसे इन डिटेल देखेंगे ताकि जिन लोगों को समझ नहीं आया उन्हें अब समझ आ जाए। और अगर किसी के डाउट हैं, अगर कोई कंप्लीशन चाह रहा है उसकी, तो पूरी कंप्लीशन आज फ्रेज की यानी पूरी कुल कहानी आपके सामने मैं रख दूंगा। उसके साथ-साथ क्लॉज़ जो है उसको भी मैं डिटेल में बताऊँगा और कंप्लीट करूँगा, लेकिन हो सकता है आपके कुछ सवालात हों क्लॉज़ से रिलेटेड, कोई डाउट हो, तो वो सब के लिए भी एक वीडियो अलग से बना दी जाएगी, आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सेशन को। हो सकता है ये सेशन नॉर्मल वीडियो से बड़ा हो, क्योंकि हमें दोनों की डिटेल देखनी है। इसी के साथ-साथ ये वीडियो आपको रैंडम वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो लेट्स डाइव इन। अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं। एक्चुअली फ्रेज कहते हैं आधी अधूरी बात को, यानी कोई भी चीज़ जो पूरी कंप्लीट नहीं है तो वो फ्रेज कहलाएगी। ठीक है। ऐसे लफ्ज जो हमें कंप्लीट मतलब या मायने ना बता सकें, ऐसे लफ्जों को हम कहते हैं फ्रेज। आपके सामने इसकी डेफिनेशन मौजूद है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी ऐसे लफ्जों के मजमूए को हम फ्रेज कहते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस ना दे सके या कंप्लीट मतलब और मायने ना बता सके, तो ऐसे लफ्जों को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद। अंडर द ट्री अ नाइस बाइक कैन नॉट गो। नंबर वन जो है वो अंडर द ट्री है। ये तीनों अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो अंडर द ट्री नाइस बाइक कैन नॉट गो। अंडर द ट्री जो है वो हमारी पहली एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे है तो वो कौन है? नहीं पता। पेड़ के नीचे है तो वो क्यों है? नहीं पता। और पेड़ के नीचे है तो वो क्या है? ये भी नहीं पता। मतलब हमें पूरी कंप्लीट सेंस या पूरी कंप्लीट मीनिंग इसमें नहीं दी जा रही, तो ये क्या कहलाएगा? फ्रेज। इसी तरह दूसरे पर है अ नाइस बाइक, एक अच्छी बाइक। बाइक है, अच्छी है, लेकिन किसकी है? नहीं पता। क्यों है? नहीं पता। कहाँ है? नहीं पता। तो आपको समझ आ रही है बात? इसी तरह नंबर थर्ड पे है कैन नॉट गो, नहीं जा सकता। अरे भाई क्यों नहीं जा सकते? ये भी नहीं बताया गया। कौन नहीं जा सकता? ये भी नहीं बताया गया। और कहाँ नहीं जा सकता? ये भी नहीं बताया। मतलब एक तरीके से ओवरऑल अगर हम एक कंक्लूड करें तो हमें ये पता चलता है कि फ्रेज का एक्चुअल जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो डब्ल्यू एच के सेंस में मिल रहा है कि कोई भी चीज़ है तो क्यों है, कोई भी चीज़ है तो कहाँ है, और कोई भी चीज़ है तो क्या है। यानी व्हाट वेयर वाई आप ऐड करके चेक कर सकते हो कि हमें उस बात का आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन ये तो थोड़ा दो नंबर तरीका है। हमें ऐसा कोई तरीका बताइए कि हम फ्रेज को पहचान सकें या फ्रेज को समझ सकें। तो आगे आइए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मौजूद कंडीशंस ऑफ फ्रेज बताने जा रहा हूँ, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि फ्रेज को लाइक आप कहीं भी कैसे पहचान सकते हैं, या फ्रेज की एक्चुअल इंडिकेशन या फ्रेज को आप ट्रेस करना चाहेंगे तो किस बिहाफ पे करेंगे। तो ये एक ही कंडीशन है, लेकिन इस कंडीशन के तीन केसेस हैं, तो बहुत गौर से सुनिएगा। इट इज़ विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड लैक्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट जो होगा वो फॉलो नहीं होगा। यानी कि एक एग्रीमेंट होता है, मैं आपको पूरा बेसिक से समझाता हूँ। एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक मुआहिदा होता है। मुआहिदा सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हैं या एक एग्रीमेंट करते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनो, समझ आएगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। वो एग्रीमेंट क्या होता है? वो दोनों ये एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हम दोनों मिलकर एक सेंटेंस बनाएंगे, हम दोनों मिलकर एक सेंटेंस को फॉर्म करेंगे कुछ चीज़ों के साथ। तो ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें सब्जेक्ट अपना रोल प्ले करता है और वर्ब अपना रोल प्ले करता है। लेकिन जहाँ जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट मौजूद नहीं होगा और ये अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरी तरह से लाइक उसको ओबे नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगी? मीनिंग मौजूद नहीं होगी। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही हमें कंप्लीट मीनिंग देता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? इट इज़ विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब के कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है।
जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड लैक्स मीनिंग। लैक का मतलब होता है कमी, मतलब किसी चीज की लैकिंग होगी तो इसका मतलब उस चीज की कमी है वहां पे। तो यहाँ पे कमी किस चीज की हो जाएगी, मीनिंग की, यानी मीनिंग मौजूद नहीं होगी। और इसके तीन केसेस होते हैं। केसेस को देखने से पहले मैं आपको पीछे एग्जाम्पल पे लेके जाता हूँ और दो तीन चीजें समझाता हूँ। अंडर द ट्री, आप देखिए अंडर द ट्री जो मौजूद है, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट मौजूद है, ना तो कोई वर्ब मौजूद है। पता चल रहा है आपको? आपको साफ पता चल रहा है कि ये एक फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो ही नहीं हुआ। तो इस तरह आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं मेंशन कर दूं, रोहान इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अब यहाँ पे अंडर द ट्री तो एक फ्रेज है, ठीक है, सही बात हो गई। लेकिन रोहान इज स्टैंडिंग, अब ये एक फ्रेज नहीं बचा। वो अलग बात है कि अंडर द ट्री खुद एक फ्रेज है, लेकिन अगर रोहान इज स्टैंडिंग को देखा जाए, अंडर द ट्री, इस पूरे सेंटेंस को देखा जाए, तो ये अब एक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा जिसके अंदर फ्रेज आ रहा है। समझ आ रही है बात? फिर से बता दूं? चलो फिर से बता देता हूँ। अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं अंडर द ट्री, तो ये अंडर द ट्री जो है ये एक फ्रेज है। क्लियर है? इस फ्रेज से पहले मैं कुछ चीजें लगा देता हूं, जैसे कि रोहान इज स्टैंडिंग। अब अगर मैं सिर्फ अंडर द ट्री को देखूं, तो अंडर द ट्री जो है वो खुद तो एक फ्रेज है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने लगाया रोहान इज स्टैंडिंग, यहाँ पे रोहान क्या है? रोहान यहाँ पे है सब्जेक्ट। सही है, क्लियर है, इतना तो पता है सबको। और इज स्टैंडिंग, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और स्टैंडिंग यहाँ पे वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ब है एक्चुअली। एक्चुअली हमने अभी वर्ब नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। वर्ब जो है वो दो होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है हमारे पास मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमारे पास आ जाते हैं दो तरीके के वर्ब, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब में हम लोग एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते साथ। स्टेट वर्ब को हम ऐसे ही बताते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ रोहान इज हैप्पी, रोहान खुश है, तो यहाँ पे रोहान कोई काम नहीं कर रहा है, रोहान की स्टेट बताई जा रही है। तो यहाँ पे रोहान के साथ जो इज लगा हुआ है ना, वो स्टेट वर्ब है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बोल रहा हूँ रोहान इज स्टैंडिंग, रोहान खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो खड़ा रहना है वो एक काम है। रोहान क्या कर रहा है? रोहान खड़ा हुआ है ना, तो रोहान जो है वो खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब स्टैंडिंग जो है वो एक काम है, और काम से पहले आप देख रहे हैं इज भी लग रहा है, तो वो इज यहाँ पे क्या है? इज यहाँ पे एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब। हमेशा आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपके पास एक्शन वर्ब आएगा, तो एक्शन वर्ब से पहले एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी मौजूद होगा। ठीक है। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत लंबी कर दी मैंने इस पे, और भी की जा सकती है, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो इसको रिमाइंड करके देखिए। और इसी तरह तरह आप सेकंड एग्जांपल देखें, अ नाइस बाइक। अब ये बाइक है, तो ये बाइक किसकी है, ये भी मौजूद होना ज़रूरी है। इसी तरह आप एडिशन कर सकते हैं, कैन नॉट गो में आप एडिशन कर सकते हैं, तो वो इसको सेंटेंस बना देगा। खैर, ये जो चीज़ें मौजूद हैं ये सब क्या है, ये आपके सामने फ्रेज मौजूद है। तो अभी हम बात कर रहे थे इसके केसेस की। अब केसेस पे आ जाते हैं। तो केस नंबर वन जो है वो है सब्जेक्ट प्रेजेंट बट नो वर्ब, यानी सब्जेक्ट मौजूद होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा। केस नंबर टू कहता है वर्ब प्रेजेंट बट नो सब्जेक्ट, यानी वर्ब मौजूद होगा लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा। केस नंबर थ्री आ जाता है नाइदर सब्जेक्ट नॉर वर्ब प्रेजेंट, या इसका मतलब ये हुआ ना तो वर्ब प्रेजेंट होगा ना ही सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा, दोनों गायब है। और ये तीनों केस अप्लाइड है किसमें? एक फ्रेज में। अब अगर मैं बोलूँ फ्रेज नहीं, सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें वर्ब भी प्रेजेंट होगा और सब्जेक्ट भी प्रेजेंट होगा, तभी आपको एक कंप्लीट मीनिंग मिलेगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब पीछे इन केसेस को अप्लाई करके देखते हैं। एग्जाम्पल जो है नंबर वन, अंडर द ट्री, इसमें आपको ना ही सब्जेक्ट नजर आ रहा है ना ही वर्ब नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये केस नंबर थ्री यहाँ पे फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर टू आपके सामने मौजूद, अ नाइस बाइक, एक अच्छी बाइक। बाइक यहाँ पे अगर आप ले भी लो सब्जेक्ट, तो आपके पास वर्ब मौजूद नहीं है, आपको साफ दिख रहा है, तो ये भी एक क्या हुआ? फ्रेज हुआ। थर्ड पे आप देख लो, आपके पास वर्ब मौजूद है, गो, जाना। ठीक है, तो ये जो गो है ये वर्ब है, लेकिन आपके पास ये पता नहीं है कि कौन जा रहा है, वो सब्जेक्ट आपका गायब है। ये भी केसेस को अप्लाई करके आप देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यूजेस पे। यूज तो कुछ खास है नहीं, इट इज जस्ट यूज टू फॉर्म कंप्लीट या ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। जैसा कि मैंने बताया, एक सेंटेंस को बनाने में फ्रेज अहम काम करते हैं। अगर मैं बोल दूं रोहान इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है। और अंडर द ट्री क्या है? अंडर द ट्री उसके अंदर फ्रेज है। तो फ्रेजेस एक्चुअली क्या करते हैं? मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। ये बस आपको पता करना।
आई होप सो ये बात आपको क्लियर है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने तरह के फ्रेजेस हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इन डिटेल, आज फिर थोड़ी सी डिटेल पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे नंबर वन है नाउन फ्रेज, नंबर टू है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता। एडजेक्टिव जो आप बोलते हो गलत बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे डी साइलेंट है, ठीक है। एडजेक्टिव याद रखिएगा। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज। इसमें से सबसे मुश्किल आपको पढ़ने वाला है प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वहाँ आप घूम सकते हैं, ठीक है। खैर अभी हम लोग क्लॉजेस को तो नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों का अभी यहाँ पे इंतकाल हो जाएगा यही सुन के कि शायद ये पांच जो हैं ये बहुत बड़े हैं, और वीडियो तो वाकई बहुत लंबी होने वाली है। तो उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि क्लॉजेस में परेशान ना होए। क्लॉजेस जो हैं वो आपको सिर्फ दो समझने हैं, एक है डिपेंडेंट क्लॉज और एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो बहुत आसान है सब कुछ, ठीक है। फ्रेज में हमें थोड़ी डिटेल देखनी है, तो अपनी अटेंशन को बरकरार रखिएगा। मैं दूसरी स्लाइड चेक करता हूँ, और पीछे जो कुछ भी हमने पढ़ा उसको आप चाहें तो रिवाइंड भी कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं फ्रेज के अंदर इन डिटेल टाइप्स ऑफ फ्रेज पे। तो नंबर वन पे है हमारे पास नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज की डेफिनेशन देखेंगे, इट इज अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। इट कंटेन्स अ नाउन कॉल्ड अ हेडवर्ड एंड अदर वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन। यहाँ से इट हटा दिएगा और इस भी हटा दिएगा, शुरू में जो लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअली इसका एक्चुअल एक्चुअल जो इसकी मीनिंग होगी वो होगी अ फ्रेज दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज, ठीक है। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर नाउन मौजूद है, उस नाउन को हम हेडवर्ड कहते हैं, और उस नाउन को मॉडिफाई करने वाली जो चीज़ें होंगी, जो अदर वर्ड्स होंगे, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, एक नाउन फ्रेज। ऐसे समझ नहीं आ रहा, एक एग्जाम्पल तो देखनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, ही बॉट अ नाइस बाइक। यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, बॉट जो है वो वर्ब है। तो हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो पूरा हो गया, ठीक है भाई। अ नाइस बाइक, अ नाइस बाइक मैंने पीछे दिखाया था, याद होगा एग्जाम्पल में। तो वहाँ पे अ नाइस बाइक क्या था, फ्रेज था। लेकिन एक्चुअली आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अभी हम नाउन फ्रेज पढ़ रहे हैं, तो ये जो पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसमें जो अ नाइस बाइक है ये एक्चुअली नाउन फ्रेज है। क्यों नाउन फ्रेज है, तो वजह होगी, कोई आइडेंटिफिकेशन होगी। तो जी अभी उसको देखते हैं। इसमें जो बाइक है, बाइक आपको क्या लगता है क्या है? बाइक एक्चुअली नाउन होगा, ठीक है। नाउन होता है, कॉमन नाउन आप कह लो, ठीक है। और इसको हम हेड वर्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो डेफिनेशन में मौजूद है, इट कंटेन्स अ नाउन कॉल्ड अ हेड वर्ड। यानी जो कोई भी नाउन फ्रेज के अंदर नाउन होगा वो हेड वर्ड होगा हमारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ नाइस मौजूद है। नाइस किसको मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे नाइस मॉडिफाई कर रहा है बाइक को। बाइक जो है वो क्या है, अच्छी है। जब भी हम किसी भी नाउन की क्वालिटी बताते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो जो भी टर्म हम यूज करते हैं क्वालिटी के लिए, वो एडजेक्टिव कहलाती है, ठीक है। और उससे पहले आपको एक चीज दिख रही होगी, वो हमारा आर्टिकल है, और इसको हम यहाँ पे डिटरमाइनर कह रहे हैं, वैसे ये आर्टिकल है, ठीक है। डिटरमाइनर क्यों कह रहे हैं, कि हम बता रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक बाइक है। आप इसको आर्टिकल भी कह सकते हो, ठीक है। एक्चुअली डिटरमाइनर्स आर्टिकल्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे क्यों, चूंकि हम डिटरमाइन कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको डिटरमाइनर कह रहे हैं। आप आर्टिकल कह लो इसको, ठीक है। डिटरमाइनर मत लिखना, चलो हटा दो, आर्टिकल कह दो, ठीक है। ही बॉट अ नाइस बाइक, उसने एक अच्छी बाइक खरीदी। ये जो एक है ना, इसलिए मैंने इसके लिए डिटरमाइनर का लफ्ज यूज किया है, क्योंकि हम एक चीज को डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इसको आर्टिकल कहोगे, ये एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच की टर्म में डिटरमाइनर कोई चीज नहीं होती, आर्टिकल होता है। तो आप इसको आर्टिकल लिखना, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया, फिर से बता दूं, ये जो है एक आर्टिकल है, ए एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं। जब हम आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे कि आर्टिकल कब आते हैं और क्या मामला है। वैसे आर्टिकल हमेशा जो आएगा वो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा, ठीक है। नाउन से पहले हमेशा आपको आर्टिकल दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे नाउन क्या है, बाइक है, बाइक से पहले क्या है, ए है, ए क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, बहुत आसान। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होगा, इट इज अ फ्रेज इन विच वन और मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडजेक्टिव। ऐसे फ्रेज जिसके अंदर वर्ड्स जो मौजूद होंगे वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे या उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और एडजेक्टिव खुद क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो खुद क्या किसको मॉडिफाई करता है, वो नाउन को करता है। अभी बताया मैंने, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज वे टू हाई। मोबाइल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। शायर ने इसमें आईफोन का जिक्र किया है,
ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द मोबाइल इज वे टू हाई, वे टू। गौर करो इस पे, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? वजह होगी, बिल्कुल है। हाई, हाई क्योंकि एडजेक्टिव है। हम बोल रहे हैं कि मोबाइल की कॉस्ट हाई है। मोबाइल है, मोबाइल की कॉस्ट है, ठीक है। मोबाइल एक नाउन है, नाउन की कॉस्ट क्या है? बहुत हाई है। अभी जो बहुत है ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि हमने देखा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या था? एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा था, और एडजेक्टिव खुद क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। यही तो है आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज। और इस जो है वो आप एज अ वो ले लो, क्या कहते हैं उसको, स्टेट वर्ब ले लो, ठीक है, जो नाउन की स्टेट बता रहा है कि नाउन क्या है। नाउन बहुत महंगा है। नाउन क्या है हमारा? मोबाइल है, मोबाइल की प्राइस बहुत महंगी है, ठीक है। ये है हमारी कुल कहानी इन दोनों से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे नंबर थर्ड पे, हमारे पास वर्ब फ्रेज। अब हमें ये तो पता चल गया कि एक वर्ब क्या होता है, तो वर्ब फ्रेज को पता करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वर्ब फ्रेज हमारे सामने मौजूद है। इट इज़ अ फ्रेज हैविंग ग्रुप ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब विद इन अ सेंटेंस। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास मेन वर्ब भी मौजूद होगा और हेल्पिंग वर्ब भी मौजूद होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ब जो होता है वो खुद डिवाइड हो जाता है किसके अंदर? हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में। जिसके अंदर अगर हम देखें तो मेन वर्ब जो है वो सब डिवाइडेड है दो चीज़ों में। एक है आपकी स्टेट वर्ब और दूसरी है आपकी एक्शन वर्ब। अब आप यहाँ देखिए, आपके सामने मौजूद ये जो एग्जाम्पल है, शी हैज़ फिनिश हर होमवर्क। अब सबको इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है। खैर, हमें देखना है हैज़ फिनिश्ड को, क्योंकि हैज़ फिनिश हमारा है वर्ब फ्रेज। ये वर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फिनिश जो है वो आपका है मेन वर्ब और हैज़ जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसको कलेक्टिवली हम क्या कह रहे हैं? वर्ब फ्रेज। इतना आसान है। और इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं, एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज में आपके पास मौजूद डेफिनेशन जो है वो है, इट इज़ अ फ्रेज इन विच वन और मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब फ्रेज वो चीज़ होगी, वो अल्फाज होंगे जो हमें एडवर्ब के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। और एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब खुद मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। यानी कि कोई भी काम होगा तो काम की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब होता है, नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। वो एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी बताए। नाउन और वर्ब का पता है आपको, तो बस कुछ भी नहीं करना आपने। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, दे रैन रियली फास्ट। इसमें हमें मेन फोकस करना है रैन रियली फास्ट को, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद आपको रियली पता है, रियली आपका होगा एडवर्ब फ्रेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है वो है रैन। वर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडवर्ब। और एडवर्ब क्या है? फास्ट। और फास्ट को कौन मॉडिफाई कर रहा है? यानी देखो, उसने हमें बताया कि वो जल्दी भागे, दे रैन रियली फास्ट। रैन जो है वो यहाँ वर्ब है, ठीक है, यानी भागे। कितना भागे? किस तरह भागे? फास्ट भागे। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। और कितनी फास्ट भागे, मतलब फास्ट की भी एक लेवल या एक्सटेंट ऑफ लेवल को बताना हो हमें, तो उसके लिए आता है एडवर्ब फ्रेज, रियली फास्ट, बहुत ही जल्दी। बहुत ही हो गया ना ये बहुत ही जो है ये क्या है? आपका एडवर्ब फ्रेज है। तो ये दो थे आपके सामने मौजूद। आई होप सो आसान है, इनमें कोई इश्यूज नहीं है। अब हम अपने मेन फ्रेज पे जा रहे हैं। मतलब अगर बोला जाए तो टाइप ऑफ फ्रेज में जो सबसे ज़्यादा आई गेस पूछा जाने वाला है, या सबसे ज़्यादा जो मतलब मुश्किल जो होता है, वो होता है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। तो अब उसको शुरू करते हैं। अच्छा, प्रपोजिशनल फ्रेज को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये कि प्रीपोजिशन नहीं होता, ठीक है। जो लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं गलत बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन है इसकी प्रोनाउंसिएशन। ई आर ई जो है ये बीच वाले पी से अटैच होकर प्रेप बना रहा है, बाकी का जो है वो पोजीशन है पूरा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। खैर, ये लिंग्विस्टिक क्लास तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी। सेशन के बीच में मैं इस तरह चीज़ें ऐड करता रहूँगा, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है और वो कैसे बोलना है। तो अब ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या करेगा? ये भी वही काम करेगा जो पिछले जितने फ्रेजेस थे वो कर रहे थे। वो क्या था कि जैसे कि एडवर्ब फ्रेज था तो वो एडवर्ब की इन्फॉर्मेशन दे रहा था, इसी तरह प्रपोजिशनल फ्रेज है तो वो क्या करेगा? प्रपोजिशन की इन्फॉर्मेशन देगा। कन्फ्यूजन या जो टर्निंग पॉइंट आता है वो क्या आता है कि हमें इंफॉर्मेशन को पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो किस चीज़ की दी जा रही है। क्योंकि इसमें एक्चुअली हमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। जैसा कि एक हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी टाइम की, वक्त की, लोकेशन की, लोकेशन यानी जगह की, ठीक है, पोजेशन की। अब पोजेशन का मतलब बहुत सारों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता। पोजेशन का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ मेरी या तेरी,
जैसे दैट इज हिज कार, ये गाड़ी जो है ये उसकी है, उसका गाड़ी से रिलेशन, ठीक है। या मैं बोल दूँ दैट इज माई कार, मेरी गाड़ी है, यानी कि मेरा और गाड़ी का आपस में रिलेशन। एक्चुअली ये रिलेशन या बिलोंगिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग इसमें, तो इसलिए इसको पोजेशन के तौर पे या उसके सेंस पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी इसको हम प्रोनाउन पोजेसिव केस में पढ़ेंगे, तब उसकी एक अलग सी वीडियो आएगी। यहाँ पे हमें डिटेल नहीं देखनी, यहाँ पे हमें प्रपोजिशनल फ्रेज के ऊपर बात करनी है। तो ये तो आपको पता चल गया। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन हालत, बहुत आसान। चलिए आइए इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऑन द कारपेट, ये जो ऑन द कारपेट है ये है हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज। कैसे? क्योंकि इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑन द कारपेट में हमारे पास ऑन जो है वो क्या है? प्रपोजिशन। सही है, फुल क्लियर है। द जो है वो क्या है? आर्टिकल, सबको पता है। और ये जो कारपेट है, जाहिर है जब आर्टिकल आया है तो आर्टिकल किसको मॉडिफाई करेगा? आर्टिकल हमेशा, ये याद रखना है, भूलना नहीं है, आर्टिकल हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब आर्टिकल जब भी मौजूद है तो उसके आगे एक नाउन लाजमी होगा, ठीक है। अब ये तो चलो हमने पहचान लिया, हो गया सब कुछ, पार्ट्स और स्पीच बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब मुश्किल काम जो है वो ये है कि कंडीशन क्या क्या है, मतलब सॉरी इंफॉर्मेशन क्या क्या है इसमें, मतलब किस बात की हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये आप पता कीजिए। आई होप सो सबका आंसर जो है वो यही आएगा घूम फिर के कि स्लीपिंग है। स्लीपिंग का मतलब है कंडीशन, सब्जेक्ट की हमें कंडीशन पता चल रही है, सब्जेक्ट की जो हालत है वो क्या है कि सब्जेक्ट सो रहा है। एक हमें पता चल रहा है कंडीशन, दूसरी हमें पता चल रही है चीज़ क्या? लोकेशन। ये सब्जेक्ट जो है वो सो तो रहा है, ये उसकी कंडीशन है, लेकिन कहाँ सो रहा है? किस पे सो रहा है? कारपेट पे सो रहा है। कारपेट उसकी क्या बता रहा है? लोकेशन। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ दो चीज़ें पता चलती हैं। अब इन केस आपको एक बात तो बता दूं, जैसे टाइम और पोजेशन हमारे पास मौजूद नहीं है इसमें, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली ना हमें। और मैंने क्यों मेंशन किया है? या तो इसकी, या तो उसकी, या तो उसकी। ये और जो है ये इसीलिए मेंशन किया गया है कि मतलब एक से ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती हैं और हो सकता है कुछ में कंडीशन कम हो, ठीक है। यहाँ पे पोजेशन और टाइम हमें नहीं बताया गया। अब जो मज़े की बात है वो ये है कि कभी कभी ऑप्शन में वो आपसे पूछ लेंगे, जैसे एमसीक्यू बेस्ड अगर पूछा जा रहा है तो उसमें आपसे वो ये बोल सकते हैं कि कंडीशन जो है वो क्या है, मतलब इधर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब उसमें एक जगह पे कंडीशन भी होगा, लोकेशन भी होगा, तो फिर आप क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें तो कंडीशन भी पता चल रही है, लोकेशन भी पता चल रही है। तो एक बार आपको बता दूं कि मेनली जो चीज़ कंसिडर की जाती है ना, वो प्रपोजिशनल फ्रेज को कंसिडर किया जाता है। फिर आप पूरे सेंटेंस को निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर व्हाट? एक्सेप्ट फॉर प्रपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रपोजिशनल फ्रेज ये क्या है हमारे पास? ऑन द कारपेट, आप इसको कंसिडर करेंगे। बाकी ही स्लीपिंग जो है वो आप हटा देंगे। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या बच जाता है ऑन द कारपेट में? लोकेशन बच जाती है, ठीक है। स्लीपिंग हमने हटा दिया, स्लीपिंग हमारी कंडीशन थी, तो हम फिर उस वक्त क्या मार्क करके आएंगे? हम उस वक्त मार्क करके आएंगे लोकेशन को, ठीक है। चलो भाई ये भी कवर हो गया। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी तो होते हैं ना जिसमें हमें सब कुछ, सारी कंडीशन सब कुछ पता चल जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो आपके सामने एक और एग्जांपल मौजूद है। आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई कारपेट एट 5 PM। बहुत आसान है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। स्लीपिंग, स्लीपिंग हमें बता रहा है कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? सो रहा है। माई, माई क्या बता रहा है? ये पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि कारपेट ऊपर जो है वो ऑन द कारपेट है, यानी किसी भी कारपेट पे सो रहा है। कारपेट उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि मैं सो रहा था अपने कारपेट पे। मजारी बात, ये जो अपना है ना, कि मतलब कोई चीज़ जो उससे रिलेट कर रही है, कारपेट उससे रिलेट कर रहा है, ये माए, ये बात बता रहा है, ठीक है। इसी तरह एक है हमारे पास 5 PM। 5 PM क्या बता रहा है? टाइम ऑफ सब्जेक्ट, कि कितने बजे सो रहा है? 5 बजे सो रहा है। यानी हमें इन्फॉर्मेशन कंडीशन की भी मिली, पोजेशन की भी मिली, टाइम की भी मिली। लेकिन एक और चीज़, कारपेट, कारपेट क्या बता रहा है? फिर से लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, कहाँ सो रहा है? कारपेट पे सो रहा है। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो है। आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह हम कंडीशंस को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, आप ये भी तो देखें कि यहाँ जो हमारे पास सेंटेंस नंबर 2 है, इसमें हमारे पास एक प्रपोजिशनल फ्रेज नहीं है। क्यों? जरा गौर कीजिए। ये वाला जो हमारे पास फ्रेज आ रहा है ऑन माई कारपेट, इसमें आपके पास जो ये दिया हुआ है ऑन, ये क्या है? एक प्रपोजिशन है, ठीक है।
ऑन माई कारपेट हो गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि एट भी तो प्रपोजिशन होता है। ये जो एट इसके आगे मौजूद है ये भी तो एक प्रपोजिशन है। तो यहाँ तो दो प्रपोजिशन आ गए। तो इधर आपके पास एट 5 PM दूसरा प्रपोजिशनल फ्रेज है। यानी कुल मिला के हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर दो दो प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ प्रपोजिशन कितने हैं? दो है। ऑन भी है प्रपोजिशन और एट भी है प्रपोजिशन। तो हमें एक बात और पता चलती है कि जितने नंबर ऑफ प्रपोजिशंस एक सेंटेंस में मौजूद होंगे उतने ही हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज होंगे। ठीक है। और अगर हम प्रपोजिशनल फ्रेज नंबर 1 की बात करें जो कि है ऑन माई कारपेट, तो इसमें हमें क्या पता चलता है? इसमें हमें पता चलती है पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट और लोकेशन ऑफ सब्जेक्ट, दो चीज़ें। ठीक है। और दूसरे वाले प्रपोजिशनल फ्रेज में हमें क्या पता चल रहा है? एट 5 PM, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ सब्जेक्ट पता चल रहा है। ठीक है। कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट भी हमें पूरे ओवरऑल सिनेरियो में पता चल रहा है, लेकिन वो हमारे फ्रेज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो फ्रेज के बाहर है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आई है, पीछे जाइए पॉज करके और इसको रिवाइंड करके पूरा सही से देखिए। यहाँ पे हमारे फ्रेज की कहानी खत्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज एक्चुअली एक ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जो हमें कंप्लीट सेंस दे और उसके अंदर एक कंप्लीट मीनिंग हो, साथ ही साथ हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट भी मौजूद हो जो किसको फुलफिल करे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फुलफिल करे। इसको हम कहते हैं क्लॉज। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद। नंबर 1 इज एडम इज हंग्री, नंबर 2 इज ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। एडम इज हंग्री में क्या हो रहा है कि हंग्री जो है वो स्टेट वर्ब है, साथ ही साथ हमारा सब्जेक्ट कौन है? एडम। तो सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट फुलफिल हो गए। इसी तरह ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वॉज प्लेइंग क्या है? पूरा ओवरऑल वर्ब है, जिसमें वॉज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारे पास एक्शन वर्ब है। ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से फुलफिल हो गया। तो ये तो हो गई एग्जाम्पल्स और ये हो गया क्लॉज। अब हमें देखना है कंडीशंस को और कंडीशन को समझना है। नंबर 1 पे आपके सामने मौजूद अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लॉज। एक सेंटेंस को, एक सिंपल सेंटेंस को आप एक क्लॉज कह सकते हो। जबकि जब हम फ्रेज में देखें तो फ्रेज में आप फ्रेज को एक सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते। कैसे? जैसे कि मैंने बताया अंडर द ट्री, तो उसमें पेड़ के नीचे कौन है, क्या है, कुछ मौजूद नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जबकि फ्रेज को आप सेंटेंस क्यों नहीं कह रहे हो? फ्रेज हिस्सा तो है सेंटेंस का, फ्रेज कंप्लीट नहीं है, फ्रेज की मीनिंग कंप्लीट नहीं है, और फ्रेज के पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट नहीं है, इसलिए आप फ्रेज को सेंटेंस नहीं कह रहे हो। क्लॉज को आप कह सकते हो क्योंकि क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट भी मौजूद है और क्लॉज के पास एक कंप्लीट मीनिंग भी मौजूद है। समझ आ रही है बात? ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सम सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। यानी एक सेंटेंस के एक से ज्यादा क्लॉज भी मौजूद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही क्लॉज होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्लॉज एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने मौजूद आई एडवाइज्ड हिम बट ही डिड नॉट एग्री। इससे क्या पता चल रहा है? आई एडवाइज हिम बट ही डिड नॉट एग्री। यहाँ पे जो बट है ये क्या है? बट एक्चुअली यहाँ पे है कंजंक्शंस। आपने कंजंक्शंस पढ़े होंगे बेसिक लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे। मैंने खैर अपनी अभी कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई है कंजंक्शंस की, बट इंशाल्लाह आगे लॉन्च करूंगा एक प्लेलिस्ट अलग से इसकी। तो कंजंक्शन यहाँ पे कौन है? बट है। इसी के साथ साथ आई क्या है? सब्जेक्ट है। एडवाइस क्या है? वर्ब है। ये आपको पता चला। सेकेंडली क्या है हमारे पास? ही हमारे पास सब्जेक्ट है। अब कुछ लोग सोच रहे हो शायद डिड नॉट वर्ब है। डिड नॉट वर्ब नहीं होगा, डिड नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, मेन वर्ब हमारे पास क्या होगा? एग्री होगा। ठीक है, जो कि एक्शन। तो ये आपको पता चल गया। अब हमें ये पता है कि जो चीज़ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट को फुलफिल करे वो कहलाती है क्लॉज। तो आप इसको आसानी से गिन सकते हैं कि आई एडवाइज्ड हिम, ये क्या है? एक क्लॉज। ही डिड नॉट एग्री, ये क्या है? दूसरा क्लॉज। इससे आपको पता चल गया कि एक सेंटेंस में ओवरऑल सेंटेंस हमारा क्या है? आई एडवाइस हिम बट ही डिड नॉट एग्री। मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें मैंने उसको समझाया, ये क्या है? एक क्लॉज। लेकिन लेकिन क्या है? कंजंक्शन। वो नहीं माना, वो नहीं माना, वो नहीं माना क्या है? दूसरा क्लॉज। तो इस तरह एक सेंटेंस में दो क्लॉज आपको नजर आ गए। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। समीर लाइक्स हर बट शी लाइक्स रिकी बिकॉज शी वांट टू मैरी हिम। समीर उसको पसंद करता है लेकिन वो रिकी को पसंद करती है क्योंकि उसे रिकी से शादी करनी है। हिम का मतलब यहाँ पे रिकी हो गया। ठीक है,
तो समीर लाइक सर, ये एक हुआ, ठीक है। शी लाइक्स रिकी, ये भी एक हो गया दूसरा। और तीसरा क्या हो रहा है, शी वॉन्ट टू मैरी हिम। तीन बातें हो रही हैं इसमें। बट और बिकॉज तो हमारे पास कंजंक्शन है, ये बात साफ क्लियर है और आपको पता होगी, ठीक है, कंजंक्शन किसे कहते हैं, आई होप। तो समीर लाइक सर, समीर इज द सब्जेक्ट एंड लाइकिंग, लाइक जो है वो क्या है यहाँ पे, वर्ब है। तो ये एक क्लॉज हो गया। शी लाइक्स रिकी, शी जो है सब्जेक्ट है, लाइक क्या हुआ, क्लॉज, वो वर्ब हो गया। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, क्लॉज हो गया। शी वॉन्ट टू मैरी हिम, वो शादी करना चाहती है, ठीक है। तो शी सब्जेक्ट है और वॉन्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब है। इस तरह आपको पता चला कि एक सेंटेंस में तीन क्लॉज भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज में हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहले भी बता चुका हूँ। अब हम इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन इसकी डिटेल देखने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमें डिपेंडेंट क्लॉज से पहले समझना होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट समझ आ जाएगा तो आपको डिपेंडेंट भी आ जाएगा। शुरू करते हैं इंडिपेंडेंट से। आपके सामने मौजूद इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड कैन स्टैंड अलोन, ठीक है। ये एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले खड़ा हो सकता है, ठीक है। अकेले खड़ा होने का क्या मतलब, ये क्या बात हुई, अकेले खड़ा होने का मतलब कि जैसे कि मैं मेंशन कर दूं एग्जांपल आपके सामने, ही मेट द डॉक्टर, वो डॉक्टर से मिला। अब इसके आगे या इसके पीछे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ये अकेला खड़ा हुआ है, ये पूरा सेंटेंस एक अकेला स्टैंड अलोन है, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है कि वो डॉक्टर से मिला। इसमें कोई बात बची ही नहीं है, ना आगे करने की ना पीछे करने की। आप करना चाहें तो अच्छी बात, ना करना चाहें तब भी ये कंप्लीट है, ठीक है। इसी तरह दूसरी बात, दूसरी जगह आपके सामने मौजूद आई रोट अ बुक, यहाँ पे जो आपके सामने मौजूद है आई रोट अ बुक, ये भी कंप्लीट है। तो इससे आपको ये पता चला कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्चुअली होता ही कंप्लीट है, कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज और इससे हम रिलेट करेंगे किसको, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो डिपेंडेंट क्लॉज आपके सामने मौजूद, इसका बिल्कुल उलट, यानी कि ये अकेले ही नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ये क्या है, इसके तो नाम में ही डिपेंडेंट मौजूद है। यानी ये क्या मतलब हुआ कि ये डिपेंड करता है किस पे, किसी और चीज़ पे। कोई और चीज़ यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हमें ये पता चला कि डिपेंडेंट क्लॉज खुद किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो सेंटेंस कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट तो मौजूद होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट तो है, लेकिन क्या कंप्लीट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास मीनिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल्स में। एक जगह आपके पास लिखा है व्हेन एडम रीच्ड हॉस्पिटल, जब एडम हॉस्पिटल पहुंचा, ठीक है। और एक जगह आपके पास लिखा हुआ है व्हेन एडम रीच्ड हॉस्पिटल ही मेट द डॉक्टर, जब एडम हॉस्पिटल पहुंचा तो वो डॉक्टर से मिला, ठीक है। दो चीजें, दो कंडीशन। तो पहली कंडीशन में आपको पता चल रहा है कि एक इनकम्प्लीट हमारे पास जो है क्लॉज जो है वो नहीं मौजूद है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद नहीं है, डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। क्यों, क्योंकि व्हेन एडम रीच्ड हॉस्पिटल, जब एडम हॉस्पिटल पहुंचा। तो अब हमें एक क्लू मिल गया है कि एडम हॉस्पिटल पहुंचा है, तो इसका मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, या उससे पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो ये जो क्लॉज है ओवरऑल, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है जो कि एडम है, रीच भी मौजूद है जो कि वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं दे पा रहा हमें। क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आगे भी कोई चीज़ है जो इस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो मौजूद नहीं है, साफ जाहिर है, तो इसलिए हमने ये चीज़ मेंशन करी, ठीक है, कि एक इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो डिपेंडेंट पार्ट के प्रेजेंट, मतलब डिपेंड होगा किस पे, किसी पार्ट पे जो आगे प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये एक इनकम्प्लीट डिपेंडेंट क्लॉज है आपके सामने। इसी तरह आप नीचे देखें, व्हेन एडम रीच्ड हॉस्पिटल, जब एडम हॉस्पिटल पहुंचा, ही मेट द डॉक्टर, डॉक्टर से मिला। ये बात कंप्लीट हो गई। इसमें ही मेट द डॉक्टर क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और व्हेन एडम रीच्ड हॉस्पिटल क्या है, एक डिपेंडेंट। तो ये क्या बना रहे हैं मिलके, एक कंप्लीट सेंटेंस। आई होप सो आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। फिर बता दूं, एडम रीच्ड हॉस्पिटल, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ही मेट द डॉक्टर, ये क्या है, डिपेंडेंट। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सेंटेंस। और ये हमें कैसे पता चला कि हमने, देखो ना, एक बात कर दी। अब मैं बोलूं जब मैं वहां गया, तो ये हो गया। जब मैं वहां गया जो है ना, ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ उसके आगे हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कुछ ना कुछ उससे पहले हुआ हो। तो एक तरीके से ये एक क्लॉज है जो डिपेंड करता है किसी चीज पे या किसी कंडीशन पे। समझ आ रही है बात। और यहाँ जो क्लॉज है वो बात साफ क्लियर है कि आपको बता दी गई है, अब उसके आगे कुछ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले ही हमें कंडीशन पता है। अगर जैसे हम बोले जब मैं उस अंधेरी गुफा में गया, अरे भाई तो क्या हुआ, फिर तो आगे कुछ होगा ना।
ना कुछ तो होगा ना, ये बिल्कुल एक ट्रेलर छोड़ दिया थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा सस्पेंस छोड़ दिया, ये जो वाली चक्कर चीज़ें होती है ना, लाइक आपके लिए सस्पेंस छोड़ देना, जो नॉर्मली मूवीज में होता है या चीज़ों में होता है, तो आप समझ रहे होंगे तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वही है, ठीक है। पहले में हमें एक इनकम्प्लीट डिपेंडेंट क्लॉज नजर आता है, और दूसरे में हमें एक डिपेंडेंट और कंप्लीट क्लॉज नजर आता है। दोनों ही डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल है, लेकिन ऊपर वाला इनकम्प्लीट और नीचे वाला। आई होप सो आपको क्लियर होगा, गला सूख गया। खैर, आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे जो आपकी हेल्प करेंगी। वो ये कि किस तरह आप एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिकेट कर सकते हो या ट्रेस कर सकते हो। मतलब इससे आपको आसानी होगी पता लगाने में कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। वो डिपेंडेंट क्लॉज को आप एक्चुअली कुछ फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कुछ अल्फाज मैंने नीचे मौजूद होंगे, नीचे मैंने कुछ अल्फाज मेंशन कर दिए हैं, तो उससे आप पता कर सकते हो डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पता किया जा सकता है। व्हेन होता है, व्हाइल होता है, इफ होता है, अनलेस होता है, ऑल्थो होता है, और इतना काफ़ी नहीं है, और भी होते हैं, एज सून एज लॉन्ग एज, बिकॉज और सिंस। ये वो वर्ड्स हैं जो आपको बता देंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज है या नहीं है, मतलब ये वर्ड्स उस सेंटेंस में मौजूद होंगे, ठीक है। तो एक बात आपने और याद रखनी है, वो ये कि इन पे डिपेंड नहीं करना है। ये सिर्फ आपको एक टेक्निक बताई जा रही है या एक ट्रेसिंग मेथड बताया जा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो सब कुछ। हो सकता है एक आध कभी एक्सेप्शन भी हो, कि सेंटेंस या कोई दूसरी टर्म हो जो बताए कि हाँ ये है डिपेंडेंट। मजारी बात, मतलब रिलाई नहीं करना, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट रखना है जहन में, और इन वर्ड्स को याद रखना है। ऐसा नहीं कि पता चला अरे रिलाय तो है ही नहीं, कुछ तो फायदा ही नहीं है। भाई इससे काम आएगा, मेनली यही आएंगे, लेकिन कहीं कहीं मुश्किल भी आते हैं ना भाई, ऐसे आते हैं जो आप पता नहीं लगा सकते। इंग्लिश तो जाहिर है वो तो बेस्ड है, टेक्स्ट पे बेस है, तो भी हो सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं, और आपको दोनों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आई होप सो हर चीज़ क्लियर है। असाइनमेंट आज का कुछ भी नहीं है। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई, मेरा तो गला ही सूख गया। और आप देख लीजिएगा, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, हो सकता है कोई गलती अगर हो तो बताइएगा कमेंट। तरीके मैं बेस्ट तरीके से और क्लॉजेस को आज ख़त्म कर दिया, ठीक है। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह फिर अब एक अगली वीडियो में, फिर नए टॉपिक के साथ। मैं अभी बेसिक्स पे एक्चुअली काम कर रहा हूँ, कि जितनी बेसिक चीज़ें हैं ना वो आपको कवर कर दी जाएँ, ताकि आपको आगे जो मुश्किल चीज़ें हैं हो जाए। जैसा कि आपने देखा आज की वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें नज़र जो हमने जिस पे अभी काम, बट आई होप मैंने इसलिए बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मैं ही करूँगा तो तभी करना है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों को पहले से पता होती है, तो आई गेस वो आपको पता होगी। ये कंजंक्शंस हो गए, तो मुझे बनानी है वीडियो, मैं ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन वो ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज होगी, जो बेसिक नॉलेज होती है। तो आज इतना ही रखते हैं। आज की क्लास आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। मिलते हैं अब अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम इज़ गोना बी नेक्स्ट वीक। स्टे हम्बल एंड लर्न इंग्लिश विद रोहन।